स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के गांव अब बनेंगे स्मार्ट। नीतीश सरकार ने बनाया है जबरदस्त मास्टर प्लान, मिलने वाली सुविधाएं जान ले आप भी हो जाएंगे हैरान। कैमूर डीएम ने सदर अस्पताल में कराया पत्नी की डिलीवरी, सर्जरी से पुत्र प्राप्ति से ठीक के बाद पहुंचे दफ्तर। गया में 10 डिग्री लू का पारा, 18 सालों में सबसे गर्म दिसंबर। जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। बिहार में नर्सों की मस्ती, कंप्यूटर पर फिल्मी गीत, ठंड में तड़पते मरीज। कहां का है ये मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सरकारी स्कूलों में होगी मासिक परीक्षा, डेट हुआ जारी। जानिए एग्जाम में शामिल होने से पहले जरूरी दिशा निर्देश। बच्चा 10,000 के लिए शरीर गला रहा है और आप लोग लालू नीतीश को वोट देने पर भर के प्रशांत किशोर। यूपी में सभा करके अपने लिए हवा बदलने की कोशिश में नीतीश, आखिर कहां से लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। सियासी आग में खाक कौन होगा। बड़े भाई की पत्नी को छोटे भाई लेकर के हुआ फरार, साथ में बच्चे भी लापता, तलाशी में जुटी पुलिस। वैशाली में शादी से इनकार करने पर महिला ने पुरुष पर फेंका तेजाब, हुई गिरफ्तार। बिहार पंचायत उपचुनाव में 4 जिलों के कई पदों को किया गया रद्द, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। 1 महीने में दूसरी घटना, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से पथराव। जानिए क्या है पूरा मामला। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को क्यों कहा फ्यूज बल्ब, लोकसभा चुनाव से पहले निकाले जा रहे हैं ये मायने। महंगाई ने तोड़ी कमर, अदरक और लहसुन के 15 दिन में दुगने हुए दाम, इन चीजों के रेट भी आसमान पर। सामूहिक शादी समारोह में बारबालाओं ने देसी कट्टा लेकर के जमकर लगाए ठुमके, अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। परीक्षा केंद्र के बाहर विभिन्न राज्यों से आई गाड़ियों की तस्वीर वायरल, एजुकेटर ऑफ बिहार ने कहा नीतीश सबके हैं। बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी, 15,000 तक बढ़ने वाली है सैलरी, मिलेगा ये भी लाभ। बीजेपी के मोहन दाओ से बिहार में छिड़ी जाति की जंग, लालू यादव और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आमने सामने। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के गांव भी अब स्मार्ट होंगे। जी हां, शहरों की तरह अब गांवों को चमकाने का बीड़ा नीतीश सरकार ने उठा लिया है, लिहाजा इसके लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। बिहार के गांव भी अब शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। जय नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। जय नीतीश सरकार के मास्टर प्लान के तहत अब गाँव में कई तरीके के विकास के काम होंगे। पंचायतों में अब प्ले ग्राउंड के साथ साथ पार्क में ओपन जिम, सोलर स्ट्रीट लाइट, बस और ऑटो स्टैंड, यात्री शेड, शवदाह, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण होगा। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक स्वच्छता के लिए गलियों का पक्कीकरण और फिर नालों का निर्माण कराया जाएगा। दोस्तों महंगाई से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। जब खाद्य तेल से लेकर के सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल और फिर घरेलू उपयोग की प्रत्येक सामान की कीमत लगातार बढ़ी है। हद तो यह है कि जीरा के बाद पिछले 15 दिनों के अंदर अदरक और लहसुन की कीमत भी दुगने से अधिक हो गई है। 140 रुपये प्रति किलो की दर से बिकने वाली लहसुन की कीमत 280 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसी प्रकार अदरक की कीमत प्रति किलो 240 रुपये तक पहुंच चुकी है। जय जीरा की कीमत 760 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है। जय इसी प्रकार अरहर दाल की कीमत 10 दिनों में 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ी है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच मध्यम और निचले तबके के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। अप्रैल 2023 में आटा की कीमत
प्रति किलो 26 रुपये थी, जो आज बढ़कर के 32 से 34 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। विभिन्न कंपनियों के आटे की कीमत तो 42 से 44 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यही स्थिति मसालों की कीमत पर भी है, जहां हर तरह के मसाले की कीमत पिछले 2 माह में बढ़ी है। चावल की कीमत में भी प्रति किलोग्राम इजाफा दर्ज किया गया है। बढ़ती कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं दिख रहा है। जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, मरीच आदि की कीमत में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब 1 माह से जीरा की कीमत 760 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है। इसी प्रकार हल्दी की कीमत में 20 रुपये, धनिया की कीमत में 20 रुपये तथा मरीच की कीमत में 15 रुपये किलोग्राम का उछाल आया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक ना बन सके हो, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी की उस फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जदयू ने उनके चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर न सिर्फ कई तरीके पर सर्वे करवाया है, बल्कि पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। इस मुद्दे पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज नहीं किया है। जहां जदयू नेता केसी त्यागी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर खुल करके बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला सीएम ने अभी नहीं किया है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सहमति भी ली जाएगी। उन्होंने बताया है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। इसमें सीट बंटवारे पर बात हो सकती है। आपको बता दूं कि जदयू ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले से अपने प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करने का प्लान बनाया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को रैली होने वाली है। केसी त्यागी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की पहली जनसभा बनारस के रोहनिया में हो रही है। ये एक शुरुआत होगी। इसके बाद झारखंड के साथ साथ मुख्यमंत्री हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी रैलियां करेंगे। केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद से नीतीश कुमार की देश भर में लोकप्रियता बढ़ी है, जहां दूसरे राज्यों में खास करके पिछड़ा वर्ग के लोग नीतीश कुमार को अपने यहां बुला रहे हैं। दोस्तों, जनसुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर के फिर से लालू नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जो लोग बाइक चलाते हैं वे कहाँ बनती है, ये हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में बन रही है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल, रेडियो और टीवी भी विदेश, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु में बनते हैं। वहीं छड़ और सीमेंट तक झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में क्या बन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में 32-33 सालों के दौरान लालू नीतीश के शासन में बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बच्चे पैदा होते हैं, मेहनत से पलते हैं और 25 साल की उम्र होने के बाद बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन और बस में भेड़ बकरी की तरह लड़के मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। वे पेट काट करके अपने घर पैसा भेजते हैं ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस हालात में आपसे ये पूछने पर कि वोट क्यों दिया था, तो जवाब मिलता है कि पुलवामा हो गया है। गांव में सभी दे रहे हैं तो हम भी दे दिया, तो ऐसे में सभी लोग भोग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चा 10,000 के लिए शरीर गला रहा है और फिर लोग 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हैं। ऐसे में दुर्दशा तो होगी ही। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने वे 4 बातें बताई है अपने संबोधन के दौरान, जिसे सोच करके बिहार में लोग नेताओं को वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि लोग बिहार में जात देख करके वोट देते हैं, चाहे नेता काम किया हो या ना, अपने जात का हो तो फिर वो वोट दे देंगे। उन्होंने कहा है कि जो जात से बचता है वह धर्म में जाकर के फंस जाता है। बच्चा खाए बगैर आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन लोग एक धर्म देख करके वोट देते हैं। जब चुनाव के समय लोग कहते हैं कि सब एक हो जाइए, विशेष समुदाय के लोगों को हराना है। उन्होंने कहा है कि जो जात और धर्म से बच जाता है वह समुदाय पुराने जमाने में बिहार में जंगल राज को देखते हुए वोट देता है। जब उनका मानना होता है कि रोजगार और सड़क नहीं है तो फिर चलेगा, लेकिन अपराध मुक्त राज्य चाहिए, ऐसे में वे समुदाय लालू की जगह भाजपा को वोट करता है।
प्रशांत किशोर ने कहा है कि सबसे अंत में मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को हर हाल में हराने के चक्कर में लालू के लालटेन को वोट देते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इन मुद्दे के अलावा बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर भी नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर जम करके निशाना साधा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 28 दिसंबर से मासिक परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर के बोर्ड ने जानकारी शेयर की है। जी हां, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मासिक परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। छात्र छात्राओं का एग्जाम 2 पालियों में लिया जाएगा। जब सुबह के 9:30 बजे से दोपहर 11 बजे पहली पाली की परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ली जाएगी। जब 9वीं की परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। जब आगामी परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं। जब एग्जाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आगामी परीक्षा को लेकर के बोर्ड की ओर से कहा गया है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। जब परीक्षा को लेकर के ये भी कहा गया है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग होने पर शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मासिक परीक्षा में शामिल होने से पहले परीक्षार्थी को गाइडलाइन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार में हर महीने छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होती है। इसी बीच दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मासिक परीक्षा का आयोजन होगा। जब बोर्ड की ओर से साल 2023 में कई परिवर्तन किए गए हैं। पहले हर महीने की आखिरी सप्ताह में परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसको लागू कर दिया है, क्योंकि जो के पाठक हैं उन्होंने पूरे शिक्षण संस्थान को ही बदल करके रख दिया है। जब बच्चे से लेकर के माँ बाप से लेकर के टीचर सभी को परेशान करके रख दिया है। दोस्तों आमतौर पर बड़े अधिकारी से लेकर के नेता और पैसे वाले लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते हैं। वे बड़े शहरों के नामी गिरामी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। जहाँ छोटे जिले के सदर या फिर अनुमंडल अस्पताल में शायद ही ये लोग अपना इलाज या फिर सर्जरी करवाते हैं। लेकिन कैमूर डीएम सावन कुमार ने सदर अस्पताल में अपनी पत्नी की डिलीवरी सर्जरी से करा करके एक उदाहरण पेश किया है। जब मंगलवार की सुबह डीएम सावन कुमार ने अपनी पत्नी बबली आनंद की भभुआ सदर अस्पताल में सर्जरी कराई है, जहां उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। खास बात यह है कि डीएम शुरू से ही अपनी पत्नी का सदर अस्पताल में इलाज कराते रहे हैं। जब चिकित्सकों ने उनकी पत्नी की डिलीवरी के लिए सर्जरी करने की बात कही तो फिर वे बगैर घबराए सदर अस्पताल के चिकित्सकों को कहा कि वे यहीं पर सर्जरी कराएंगे। मंगलवार की सुबह महिला चिकित्सक डॉक्टर किरण सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर मधु यादव, डॉक्टर अरविंद कुमार ने डीएम की पत्नी की सर्जरी की है। सर्जरी के बाद बच्चा और फिर जच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जहां उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में सदर अस्पताल में रखा गया है। सर्जरी के बाद बच्चे को MNCU और फिर मां को ICU में रखा गया है। डॉक्टर किरण सिंह ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बच्चा और फिर जच्चा दोनों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा, यानी कि डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। दोस्तों बिहार में भले ही मौसम ने अब अपनी करवट बदल ली है, लेकिन इसके बाद भी दिसंबर का पहला हफ्ता 18 सालों में सबसे गर्म रहा। यह दिसंबर को पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह दिसंबर में तापमान का नया रिकॉर्ड है, जहां मौसम वैज्ञानिकों ने इसे अल नीनो के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इसी बीच पछुआ हवा ने तापमान के मीटर में को लुढ़का दिया है। जब मौसम विज्ञान केंद्र ने प्राप्त जानकारी के मुताबिक पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जहाँ इसी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जारी है, जहाँ गया का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कोहरा भी दर्ज किया जा रहा है। पछुआ हवा ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी कनकनी बढ़ा दी है। वहीं आज के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज बिहार का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं पर न्यूनतम तापमान बिहार, दक्षिण उत्तर बिहार और फिर दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा बिहार के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा। दोस्तों किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लंबित 126 करोड़ रुपए रिलीज कराने के साथ वर्तमान में इस शाखा के लिए AMU अलीगढ़ द्वारा अतिरिक्त फंड की मांग के तौर पर 352 करोड़ रुपए रिलीज कराने की मांग की है। इसके अलावा UGC द्वारा स्वीकृत किशनगंज AMU शाखा के लिए टीचिंग और फिर नॉन टीचिंग पदों की बहाली की मांग प्रमुखता से रखी है।
दोस्तों, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा ने साबित कर दिया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जहां सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जात पात से ऊपर उठकर के निर्णय ले रहे हैं, जहां हर वर्ग समुदाय का ध्यान रख रही है। मैं तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई इबारत लिखेगा। साथ ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में गरीबों के हित और फिर जनहित के लिए जो विकास कार्य किया जा रहा है, ये उसी की जीत हुई है। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस बीच बिहार से जुड़े कई सवालों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में उठाया है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने बिहार के कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव खत्म किए जाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। लोकसभा में इस मुद्दे को पूछते हुए ललन सिंह ने कहा है कि रेलवे ने जन सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा है। जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 ट्रेनों के ठहराव खत्म कर दिया गया है। अपने संसदीय क्षेत्र की बात करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बार, बहड़िया, अथमलगोला जैसे स्टेशनों पर कोरोना के पहले जो ट्रेनें रुकती थी, जहाँ उनमें से कई का ठहराव खत्म कर दिया गया है, जो कि चिंताजनक है। जहाँ इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दोस्तों, हर बच्चे की मां को पता होता है कि उसका बच्चा क्यों पैदा हुआ है, लेकिन कई बार जब बच्चा नवजात हो जाता है और फिर रोता रहता है तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा क्या चाहता है। ऐसे में उसके रोने से ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह भूखा है या फिर किसी और परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में बच्चे की मां और पिता दोनों अपने सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जो आपके बच्चे की रोने की आवाज़ से बताएगा कि उसे क्या चाहिए। क्राई एनालाइजर, जी हाँ, ये ऐप आपके बच्चे की रोने की आवाज़ का विश्लेषण करके पता लगा लेता है कि आपका बच्चा क्यों रोता है। जी, इस ऐप के जरिए आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका बच्चा क्या महसूस कर रहा है। यह ऐप आपके बच्चे की भावनाओं को आप तक पहुंचा सकता है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ता प्रदूषण, खराब जीवन शैली और खान पान से जुड़ी गड़बड़ी के कारण फेफड़े और सांस से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्मोकिंग जैसी आदतें और फिर प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर और फिर जानलेवा बीमारियों के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कुछ सालों से फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बीमारी बुजुर्ग और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। इस गंभीर बीमारी का नाम है लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से फेफड़ों की कार्य क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी में फेफड़ों के ऊपर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और फिर उनके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, जहां और कई गंभीर समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि लंग फाइब्रोसिस को पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। या सामान्य भाषा में कहें तो फिर इस बीमारी में फेफड़ों में घाव हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से सांस लेने में गंभीर समस्या होती है। डॉक्टर कहते हैं कि लंग फाइब्रोसिस की बीमारी में उत्तक गंभीर रूप से जख्मी और फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसकी वजह से उत्तकों की संरचना और फिर हेल्थ खराब हो जाती है। इसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित होता है और फिर फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार ने विशेष राज्य देने के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं किया है। जी हाँ, राज्य मंत्री बिहार के सांसद और फिर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल का लोकसभा में जवाब दे रहे थे। जहाँ राज्य मंत्री ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 30 मार्च 2012 को प्रस्तुत अंतर प्रणाली मंत्रालय समूह की रिपोर्ट के आधार पर बिहार ने विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनमें कई विशेषताएं थी जिन पर विशेष विचार की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं पर पहाड़ी और फिर अलग अलग इलाके, कम जनसंख्या घनत्व या फिर जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक संस्थान, आर्थिक और फिर ढांचागत पिछड़ापन और फिर राज्य वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृतिक शामिल है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लिया गया था कि ऊपर सूचीबद्ध सभी सड़कों के एकीकृत विचार के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गृह जिला गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में रात में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं। यह परिस्थिति वार्ड में गर्भवती महिलाओं का इलाज नर्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन नर्सें भी रात में अपनी ड्यूटी पर मरीजों की देखभाल करने के बजाय सरकारी कार्य के लिए लगे कंप्यूटर पर यूट्यूब में फिल्मी गाने देखने में व्यस्त नजर आती हैं। जी हाँ, यह हाल तब है जब बीते 24 घंटे में 2 नवजात शिशु की जान चली गई। यह सर्द रात में बेड फुल होने पर कई मरीज और फिर उनके अटेंडेंट्स को फर्श पर ही सोकर के रात गुजारनी पड़ी। गर्भवती मरीजों को ठंड से बचाव के लिए कंबल तक नहीं दिया गया। ऐसे में इन मरीजों का सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े मॉडल सदर अस्पताल रात में महिला डॉक्टर क्यों नहीं रहती है। यह जिले भर से आई गर्भवती महिलाओं का इलाज किनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब इलाज में लापरवाही के मरीजों की जान जाने पर कौन जिम्मेदार होगा। जब स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल की व्यवस्था में क्यों नहीं सुधार ला रहे हैं, ये सवाल अब लोग अस्पताल प्रशासन से कर रहे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए डीईओ मिथिलेश कुमार पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यह उन्हें के पाठक ने सस्पेंड कर दिया है। बीते 8 दिसंबर को निगरानी विभाग के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीईओ को धर दबोचा था, जिनके सिवान में आवास और फिर कार्यालय के अलावा पटना, नोएडा समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जहां से करोड़ों रुपए और फिर अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। दरअसल डीईओ सिवान पर केस नंबर 3623 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, जिसे लेकर के निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी। शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार निगरानी की रेड के बाद तुरंत छुट्टी पर चले गए थे और फिर अब विभाग ने उनको निलंबित कर दिया है। छापेमारी के दौरान निगरानी ने करोड़ों के फ्लैट के दस्तावेज और फिर कैश बरामद किए गए थे। इसके अलावा 7 बैंक खातों को भी निगरानी ने सील कर दिया था, जिसमें सिवान में 14 लाख कैश, पटना में 1 फ्लैट और फिर 2 भूखंड पटना स्थित आवास से 2 लाख कैश के अलावा शिक्षा पदाधिकारी ने अपने परिवार वालों के नाम से चल एवं अचल संपत्ति जमा कर रखी थी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हरकंप मच गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार डिटेल सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। जब बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी की बारीकियों तक हम जाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ है, महिलाएं क्या चाहती है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। जब वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी खत्म करने वाले बयान पर मंत्री ने कहा है कि उन्होंने भी पक्ष में वोट डाला था। जब तक हम लोगों के साथ थे तो फिर कुछ नहीं बोलते थे, अब जब बीजेपी की गोद में चले गए हैं तो फिर उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी हो गई है। सुनील कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने समय समय पर संशोधन किया है। या जीतन राम मांझी के बयान का कोई तुक नहीं बनता है, या सिर्फ बीजेपी के निर्देशों में वो बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को अधिक फायदा हुआ है। हम लोगों ने जहरीली शराब से लोग मौत पर मुआवजा भी दिया है। जब लोगों ने इसे खत्म करने पर कोई भी विचार नहीं किया है। बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, जदयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने मंगलवार को कहा है कि नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक जाति आधारित गणना के बाद भाजपा को अपनी नीति को मजबूर होकर के बदलना पड़ा है। पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने ये बात कही है। जब केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद भगवा पार्टी को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर जिन्हें बिठाया गया है वह बिहार का ही असर है। मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश यात्रा के बिहार में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वह यूपी के साथ साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात भी जाएंगे। जाति आधारित गणना और फिर उसके बाद आरक्षण के दायरे में बढ़ोतरी की वजह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की मदद ली होती तो फिर परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता ने बुधवार को कहा है कि विधानसभा एवं विधान परिषद में नीतीश कुमार जिस दिन महिलाओं का अपमान किया और कामसूत्र के नए रचयिता बने, उसी दिन उनकी साख खत्म हो गई। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें साहस है तो फिर उन्हें वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा है कि विधानसभा एवं विधान परिषद में जिस दिन नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया और जिस दिन वे कामसूत्र के नए रचयिता बने, उसी दिन उनकी बची हुई साख खत्म हो गई। उन्हें रैली निकालने से कोई भी रोक नहीं रहा है। जब वे रैली निकाल सकते हैं, मैं नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि अगर उनमें साहस है तो फिर वे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ करके दिखाएं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
वाराणसी में रैली करेंगे, जहां उनकी ये रैली 24 दिसंबर प्रस्तावित है। जहां नीतीश कुमार की इस रैली को लेकर के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने मंगलवार को जदयू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश को पता है कि जेडीयू डूबती हुई नैया है, जेडीयू से एक एक करके बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो फिर इनको लग रहा है कि अब कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से मीडिया में आए। बनारस में जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार के बांका जिला के एक गांव में बड़े भाई की पत्नी एवं उनके एक छोटे बच्चे को छोटे भाई द्वारा अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। यानी कि यूँ कहें कि बांका में बड़े भाई की पत्नी को छोटे भाई भगा करके लेकर चला गया है। जब पति ने आरोप लगाते हुए पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा कि छोटे भाई ने पत्नी को लेकर के बाजार जाने के बहाने फरार हो गया। काफ़ी इंतजार किए लेकिन लौट करके वापस नहीं पहुंचने पर पूछताछ के क्रम में पता चला है कि कुछ व्यक्तियों के सहयोग से मेरे भाई द्वारा अपने साथ मेरी पत्नी को लेकर के फरार हो गया। जहाँ थाने में आवेदन देकर के न्याय एवं पत्नी और फिर बच्चे की बरामदगी को लेकर के गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि आवेदन के अनुसार पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जब मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले में कथित तौर पर शादी से इनकार करने पर 24 वर्षीय एक महिला ने एक व्यक्ति पर तेजाब से हमला कर दिया। जब महिला ने व्यक्ति पर तेजाब से हमला कर दिया क्योंकि व्यक्ति महिला से शादी नहीं कर रहा था, जिससे उसका चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया है। जब पुलिस ने मंगलवार को कहा कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर एक अन्य अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। जब पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार तड़के पातेपुर थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा गांव में हुई है। सिमलवाड़ा गांव वैशाली जिला में आता है। वैशाली की पुलिस ने बताया है कि पीड़ित धर्मेंद्र कुमार पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं और फिर उसका हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र को रात करीब 2 बजे उस महिला का फोन आया जब महिला उनसे मिलना चाहती थी। जब ये घटना तब हुई जब वह महिला से उनके घर पर मिलने के बाद निकलने वाला था। उनके चेहरे पर महिला और फिर एक अज्ञात व्यक्ति ने, जो उसका परिचित बताया जा रहा है, एसिड से दोनों मिलकर के हमला कर दिया, जो फिलहाल फरार है। दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए पंचायत उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब पंचायत उपचुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 जिलों के कई पदों को रद्द कर दिया है। जी हां, बिहार पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 38 जिलों में जहां भी खाली पड़े पद हैं, लोग नामांकन पत्र दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगाया गया है, जहाँ इसमें नारी की परेशानी और फिर महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई है। पुस्तक मेला में पुस्तक के अलावा कई तरह के स्टॉल को लगाया गया था, जहाँ सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से स्टॉल लगाया गया है। इसमें पोस्टर के माध्यम से लिखा गया था कि नारी शक्ति बिहार की प्रगति है। साथ ही सशक्त महिला, सक्षम महिला का भी नारा दिया गया। समस्याओं में एक महिला किस तरह के कदम उठा सकती है, इस बात से लोगों को अवगत कराया जा रहा था। जब महिलाओं को सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जहाँ सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। जब बिहार में महिला हेल्पलाइन से लेकर के महिला आयोग स्त्रियों के लिए पीड़ित महिला थाने की भी मदद ले सकती है। वहीं अपने डर और लोग क्या कहेंगे की चिंता से महिलाओं को ऊपर उठना होगा, इस बात की गांधी मैदान में जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति मारपीट करता है तो फिर उसकी भी मदद की जाती है। उसके पति को समझाया जाता है। डर और कानून की वजह से कई बार महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रुक जाती है। वहीं कई मामले में महिलाओं को थाने की भी मदद लेनी पड़ती है। महिला आयोगों की तरफ से कई बार समस्याओं का निपटारा किया जाता है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के कई प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, किसी भी तरीके की परेशानी में महिलाओं को सहायता मुहैया कराई जा रही है। जब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई तरीके की चीज़ों का महिलाएं निर्णय कर रही है। जब कई बार महिलाओं ने बैग क्लस्टर को विकसित किया है। राज्य बागवानी मिशन की सहायता से महिलाओं ने मधुमक्खी का पालन भी किया है। दोस्तों, बिहार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 54 अफसर मिल गए हैं। जब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लंबे समय से IAS के रूप में प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, मंगलवार को इनके प्रोन्नति की अधिसूचना केंद्र सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने जारी कर दी है। जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें 2020 बैच के 25, वहीं 2021 बैच के 21 तथा 2022 बैच के 8 अधिकारी हैं। दोस्तों, पटना में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में अमेरिका, ताइवान, जापान और जर्मनी सहित 16 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
जहां उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में अडानी समूह, गोदरेज समूह और ब्रिटानिया जैसे प्रमुख भारतीय व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधियों सहित कुल 600 प्रतिनिधि भाग लेंगे। जहां उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के आयोजन का उद्देश्य राज्य को एक आकर्षक वैश्विक निवेश स्थान के रूप में पेश करना है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राज्य में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। यह सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिका, ताइवान, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस, नीदरलैंड, हंगरी, बांग्लादेश, वियतनाम और उज्बेकिस्तान समेत आदि देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। जहां उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि राज्य ने निवेशकों को समर्थन और फिर प्रोत्साहन प्रदान करने की वाली नीतियां बनाई है। जहां समापन दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। दोस्तों, बिहार में इन दिनों हाई क्वालिटी वाले ट्रेनों पर पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से पथराव किया गया है। अब भागलपुर जिले के नवगछिया में डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन नंबर 12423 पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है। ट्रेन के बरौनी स्टेशन पहुंचने पर नवगछिया आरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। जब बीते 1 महीने में डिब्रूगढ़ राजधानी पर पथराव की दूसरी घटना है। मिली जानकारी के अनुसार कटिहार से ट्रेन रवाना होने के बाद कटरिया और नवगछिया रेलवे स्टेशन के बीच बनिकपुर हाल्ट के पास राजधानी पर पथराव हुआ। पत्थर लगने से ट्रेन की तीसरी और 11वीं बोगी के दाईं ओर के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप का माहौल कायम हो गया। जब इस घटना को लेकर के आरपीएफ का कहना है कि रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पथराव करने वाले चिन्हित व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। यह जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आरपीएफ के अधिकारियों ने बानिकपुर हाल्ट से सटे गांव के लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। आपको बता दें कि बीते 13 नवंबर को भी नई दिल्ली जा रही डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन पर समस्तीपुर में पथराव हुआ था। जब समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन पर अचानक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे एक बोगी की खिड़की का शीशा टूट गया था। यह ट्रेन में सवार एक यात्री को भी गंभीर चोट लगी थी। आरपीएफ ने 4 युवकों को पकड़ा था। आपको बता दूं कि बिहार में ट्रेनों पर पथराव की घटना आम हो चुकी है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रामभद्रपुर स्टेशन पर भी खड़ी एक सवारी गाड़ी में बीते 25 नवंबर को बीते कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। दोस्तों, बिहार की सुस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था के पाठक के आते ही पटरी पर लौटने लगी है। जब शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के पाठक द्वारा नित नए आदेश जारी किए जा रहे हैं और फिर सरकारी विद्यालय में उस फरमान को तत्काल गति दी जा रही है। इसी बीच बगहा में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां नौनिहाल भय के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। जब बिहार की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर को बदलने में के पाठक लगे हुए हैं। एक के बाद एक फरमान, एक के बाद एक बदलाव से सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने भी लगे हैं, लेकिन शायद इसे पूरा बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। के पाठक के एक्शन में आने के बाद यहाँ के सरकारी स्कूलों की पोल खुलने लगी। स्कूलों की कमियां एक एक करके उजागर होने लगी है। एक ऐसा ही मामला बिहार के बगहा के सरकारी विद्यालय से आया है, जहां की स्थिति देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये मामला रामनगर प्रखंड के भावलपुर पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुड़िया का है। जहाँ इस विद्यालय का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जहाँ कभी भी गिर सकता है। यहाँ किसी भी कमरे में सुरक्षा के नाम पर ना तो दरवाजा है और ना ही खिड़कियाँ हैं। जब पढ़ाई के समय में कुत्ते, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवर क्लासरूम तक पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, बरसात का मौसम आते ही यहाँ पढ़ाई बंद कर दी जाती है, क्योंकि विद्यालय की छत से पानी टपकने लगता है। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में एलजेपी रामविलास के नेता गोपी राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एलजेपी रामविलास के नेता अपने मुंह में नोट दबा करके अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में शादी समारोह या फिर कोई और आयोजन में बिना बार बालाओं के ठुमके के मानो पूरा ही नहीं हो सकता है। ऐसे में कई बार मंच पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। हाजीपुर में जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी के नेता गोपी राय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मंच पर अपने मुंह में नोट लेकर के डांसर के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। गोपी राय चिराग पासवान की पार्टी
लोजपा रामविलास में वैशाली के जिला संगठन मंत्री है। जहाँ ये वायरल वीडियो 7 दिसंबर का बताया जा रहा है। एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था। जहाँ इस कार्यक्रम में नेता गोपी राय भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंच पर लड़कियों को डांस करता हुआ देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर मंच पर चढ़ करके लड़की के साथ ठुमके लगाने लगे। इसके बाद मंच पर नेताजी ने कुछ ऐसा किया जिसे देख करके लोगों ने उस तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। वीडियो में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गाना बज रहा है और फिर नेताजी इतना बहक गए कि उन्होंने अपने मुंह में नोट दबाया और मंच पर डांस करने के साथ अश्लील हरकत करने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जम करके वायरल हो रहा है। जहाँ लड़की के साथ अश्लील डांस करने वाले नेताजी की पहचान गोपी राय के रूप में हुई है, जो सांसद चिराग पासवान के करीबी बताए जाते हैं। गोपी राय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी में वैशाली जिला के संगठन मंत्री हैं। दोस्तों, केडीबी लाइव का बहुत जल्द ऐप आने वाला है, जहां खुद का प्लेटफॉर्म आने वाला है और क्या आपके लिए बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बिहार की तमाम वो खबरें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो आप केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में देखते हैं और फिर सुनते हैं। जहाँ इस एप्लीकेशन में आप शॉर्ट वीडियो न्यूज़ फॉर्म में देख सकते हैं और लॉन्ग न्यूज़ वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप आर्टिकल के माध्यम से न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आप इस एप्लीकेशन में खुद से न्यूज़ पोस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ अगर आपके आसपास कुछ भी घटनाएं होती है तो उस घटना का वीडियो बना करके आप केडीबी लाइव के एप्लीकेशन के द्वारा अपलोड करें। जैसे कि आप फेसबुक में अपलोड करते हैं, सेम उसी तरीके से आप केडीबी लाइव एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी खबर को वेरीफाई किया जाएगा। अगर सही पाया जाता है तो उस खबर को अप्रूव कर दिया जाएगा, जो केडीबी लाइव में हज़ारों लोग, लाखों लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन में। यही नहीं, आप इस एप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स दी गई है, बहुत जल्द आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जल्द केडीबी लाइव पर इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।